वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 732 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए देखिए प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 732 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए बिल्कुल भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। और यह बना कब था? 1774 में, अगले ही वर्ष। तो दूसरा भी करेक्ट है। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। गलत है, कॉर्नवालिस थे वो। तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में वर्ष 1774 में यानी अगले ही साल उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू की गई। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। और उन्होंने वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता एवं वर्ष 1861 में पुलिस विभाग का गठन किया। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है टेस्ट सीरीज में। और इसका उत्तर 1919 या 1909 का अधिनियम नहीं है। इसको मार्लेमिंटो सुधार, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई परंतु मतदान का अधिकार नहीं प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति 1909 के भारत परिषद अधिनियम में प्रदान की गई, यानी मार्ले मिंटो अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। चार्टर एक्ट 1853, क्रिप्स मिशन 1942, प्राच्यवेद एवं आंग्ल वेद विवाद। प्राच्यवेद यानी देसी भाषा में शिक्षा, आंग्ल वेद यानी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, इन दोनों के बीच विवाद हुआ तो नींव पड़ेगी अंग्रेजी भाषा की। ठीक है, ये तो दबी जाएंगे, उस समय माहौल ऐसा था। करेक्ट है ये वाला। 1813 का चार्टर है, अगर आप पहले आपने प्रश्न किया हो तो। ठीक है, 1853 कुछ भी दे सकता है, 33 भी दे सकता है, दोनों गलत हैं। 1813 का चार्टर था वो। 1 लाख रुपए का प्रावधान याद आया प्रतिवर्ष। क्रिप्स मिशन कहाँ बेकार है, तो एलिमिनेट कर दीजिए। 2 1 को 1 से ही कट जाएगा पूरा, केवल 3 ही सही होगा फिर बी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राच्यवादी शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया गया। ठीक है, तथा पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। 1813 के चार्टर में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1813 का चार्टर था, यानी दूसरा चार्टर 1853 या 33 का नहीं था। देखिए इसके बाद 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा का माध्यम जो है घोषित किया गया। और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले और प्राच्यवादी शिक्षा यानी देसी भाषा में शिक्षा के समर्थकों में थे जेम्स प्रिंसेप। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऊपर देखा होगा आपने एक्सप्लेनेशन। इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर ए।
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की धारा 13 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश और थे, उनके नाम भी याद रखिएगा, स्टीफन लिमेस्टर और रॉबर्ट चैम्बर्स और जॉन हाइट। ठीक है, स्टीफन लिमेस्टर, रॉबर्ट चैम्बर्स और जॉन हाइट, और चीफ जस्टिस कौन, सर एलिजा इम्पे। नंबर 5 पर आ जाइए। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? किसके पास थी अवशिष्ट शक्तियां? गवर्नर जनरल के पास थी। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। 1935 का अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्टों तीनों गोलमेज सम्मेलनों का प्रतिवेदन एवं ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र पर आधारित था। नंबर 6 पर आ जाइए। किस वर्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए, वर्ष का मतलब यहाँ देखा जाए तो अधिनियम से है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम या 1909 का या 1919 या 1935? बताइए। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधारों के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था और इसके अंतर्गत ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ये नाम याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ और उन्हें विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है, कानूनी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गवर्नर जनरल द्वारा 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था, उसका कार्य क्या था? सेना में सुधार करना नहीं था, सती प्रथा का उन्मूलन करना नहीं था, विधियों का संहिताकरण करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राजस्व संबंधित कार्यों एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने के लिए अनिवार्य कर दिया? बताइए कौन सा अधिनियम था वो? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर ए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संवैधानिक विकास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? बताइए किसको निर्दिष्ट करता है? डायर की। न्यायपालिका का 2 स्वतंत्र निकायों में विभाजन या 2 सरकारों अर्थात केंद्र और राज्य सरकार का शुरू किया जाना। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन नहीं है, ये तीनों गलत है, यानी चौथा ही होगा। चौथा है प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन, डी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय संवैधानिक विकास के संदर्भ में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करके उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण जो है वो कम किया गया और इस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल का शासन होता था और इस कार्य में वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता लेता था और आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें जो है उल्लेखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947?
भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के परिसंघीय उपबंध केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच वस्तुतः लागू किए गए थे। संविधान में वर्णित संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी इसी आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? बताइए। मूल अधिकार, राज्य का नीति निदेशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या भारत सरकार के कार्य का संचालन? भारत सरकार के कार्य का संचालन, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में भारत सरकार के कार्य का संचालन के रूप में समाविष्ट किया गया। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया और इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा संघ की इकाइयों के आपसी विवाद, केंद्र और इकाइयों के मध्य विवाद के निपटारे के लिए जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। और क्या क्या किया गया? सत्ता को केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती नामक 3 सूचियों में विभाजित किया गया और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो गवर्नर जनरल में निहित थीं और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया और नियंत्रक एवं महालेखाकार का पद का जो है सृजन किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 में हुई थी ना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका उत्तर भी पता ही होगा आपको, यह है 1813 का चार्टर। ठीक है। और इसके 33 वाला जो चार्टर आएगा 20 सालों के बाद, उसमें जो है सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के जो है समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को अब केवल राजनीतिक कार्य ही करने की शक्ति प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज ये 13वां प्रश्न है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय ना लिखकर फेडरल कोर्ट लिख सकता है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का उपबंध था। ये तो पढ़ने से ही लग रहा है करेक्ट। अभी ऊपर तो देखे सारे के सारे तीनों ही हैं। ठीक है, 1 2 3 बी हो जाएगा इसका आंसर। तो वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वशासन स्थापित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध किया गया तथा केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का भी उपबंध था। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत शासन अधिनियम 1858 के अनुसार भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के अनुसार भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को प्रतिस्थापित करके वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है ये। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। कौन चला था? मार्ले मिंटो यानी 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक रहा और इस अधिनियम के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1919 यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया या अधिनियम आया। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।